नमस्कार साथियों, प्रवीण स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आप हैं मेरे साथ और मैं हूं प्रवीण कुमार। आज के मोस्ट टॉप 10 स्टैटिक जीके के प्रश्नों का डिस्कशन करने के लिए मेरे प्यारे साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज का सेशन बहुत खास होने वाली है, बहुत सारी जानकारियाँ मिलने वाले हैं, तो आप चैनल पर शुरू से अंत तक बने रहिए। मेरे प्यारे साथियों, पूरे सेशन को देखिए और यदि जो परेशानियां हैं हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। प्रवीण स्टडी क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर प्रतिदिन आपको स्टैटिक जीके के क्यूज कराए जाते हैं टॉपिक वाइज, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों, पहले प्रश्न से शुरू करते हैं और पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। कहता है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, यह कथन है किनका है? वाटसन का, अरस्तु का, प्लेटो का या वुडवर्थ का? तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? अरस्तु। अरस्तु महोदय ने ही सर्वप्रथम कहे थे साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, मतलब स्वस्थ शरीर में साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। क्या? साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, साउंड बॉडी, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। मेरे प्यारे साथियों, ये कथन किनका था? तो ये कथन था अरस्तु महोदय का, और अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। फिर कहता है, भारतवर्ष में आज भगवत गीता की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि फुटबॉल के मैदान की है। शारीरिक शिक्षा के महत्व को प्रतिपादित करते हुए किसने कहा था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने, स्वामी विवेकानंद ने, महात्मा गांधी ने या जवाहरलाल नेहरू ने? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो स्वामी विवेकानंद ने सर्वप्रथम कहे थे कि आज भारत की भगवत गीता की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि फुटबॉल के मैदान की है। शारीरिक शिक्षा के महत्व को प्रतिपादित करते हुए इन्होंने कहा था, और शारीरिक शिक्षा को सबसे पहले इन्होंने प्रतिपादित किया। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को। स्वामी विवेकानंद के पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त, और स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो नरेंद्र दत्त। विश्वनाथ दत्त और नरेंद्र दत्त। विश्वनाथ दत्त इनके पिता का नाम था, इनका बचपन का नाम था क्या? नरेंद्र दत्त। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस। कौन? स्वामी रामकृष्ण परमहंस। मेरे प्यारे साथियों, इनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्या? राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 21 जून को प्रतिवर्ष जो है 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिए थे। वहीं पर इन्हें तूफानी हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया गया। किस नाम से? तो तूफानी हिंदुस्तान के नाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है, भ्रूण अवस्था में सबसे पहले विकास होता है। तो भ्रूण अवस्था में सबसे पहले किसका विकास होता है? तो भ्रूण अवस्था में सिर का, धड़ का, हृदय का या टांग का? तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो सिर का। भ्रूण अवस्था में मतलब निषेचन क्रिया के बाद गर्भधारण करने के बाद, मतलब चौथे से छठे सप्ताह के बीच मस्तिष्क का निर्माण होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले किसका निर्माण होता है? तो सबसे पहले मस्तिष्क का ही निर्माण होता है, ये भी याद रखिए। कब से कब? तो चौथे से छठे सप्ताह के बीच मस्तिष्क का निर्माण होता है। मेरे प्यारे साथियों, इसके लिए आपकी बेहद ही खास जानकारी लेकर आया हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, कहता है कि क्या कहता है? तो 10 सप्ताह की गर्भ अवधि के तहत भ्रूण विकसित होता है। 10 सप्ताह की गर्भ अवधि के तहत भ्रूण विकसित होता है, जिसके बाद भ्रूण चरण में गर्भपात का खतरा कम हो जाता है, मतलब गर्भपात न होने के बराबर होता है। इस चरण में भ्रूण की लंबाई लगभग 30 मिलीमीटर, मात्र 30 मिलीमीटर और 1.2 इंच होता है। कब से कब तक? तो 10 सप्ताह कहने का मतलब 2 महीना, 2.5 महीना, 1 सप्ताह, 1 महीने में 4 सप्ताह, तो 10 सप्ताह कहने का मतलब 2.5 महीने में भ्रूण का विकास होना शुरू हो जाता है। और कितनी लंबाई होती है? तो कितना होता है? तो 30 मिलीमीटर।
30 मिलीमीटर। आगे देखिए, जिसे अल्ट्रासाउंड से दिल की धड़कन एवं अनैच्छिक गतियों को महसूस किया जा सकता है। भ्रूण चरण में स्थापित किए गए संरचना का जल्द ही शरीर प्राणियों में विकास होता है। भ्रूण का विकास दोनों ओर मतलब वजन और लंबाई दोनों में वृद्धि जारी रहता है। विद्युत मस्तिष्क गतिविधि पहली हमल करने का मतलब क्या हुआ, तो गर्भावधि 5वें और 6ठे सप्ताह के बीच क्रियात्मक होती है। मतलब ऐसे समानता माना जाता है 5वें से 6ठे सप्ताह, लेकिन 4थे से 6ठे सप्ताह के बीच माना जाता है कि सबसे पहले सिर का निर्माण होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये है निषेचन के 4 सप्ताह बाद भ्रूण का विकास हुआ, मतलब जेस्टेशनल ऑफ वीक्स। फिर निषेचन के 8 सप्ताह बाद मतलब 10 सप्ताह बाद 10 वीक बाद यदि कहें तो इस तरह का निर्माण होता है, विकास होता है बच्चे का। और यदि 18 सप्ताह के बाद कहें या 20 सप्ताह के बाद तो इस तरह के बच्चे का विकास हो जाता है। और 38 सप्ताह या 40 सप्ताह के बाद पूर्णतः बच्चे का सारे शरीर का निर्माण हो जाता है। और 10 महीने के बाद मतलब 38 से 40 सप्ताह के बाद बच्चे का जन्म हो जाता है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं 4थे मास में ऐसा बच्चा बनता है माता के गर्भनाल में। और 9वें मास में आपेक्षिक आकार सरलीकृत चित्रण मतलब ग्रहण कर लेता है, इस तरह का आपेक्षिक आकार ग्रहण कर लेता है। चलिए देख सकते हैं इस तरह का आपेक्षिक आकार 9वें मास में ग्रहण कर लेता है। तो मेरे प्यारे साथियों, 4थे से 6ठे सप्ताह के बीच मस्तिष्क का निर्माण होना शुरू हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है, आगे कहता है निम्नलिखित किस ग्रंथि का संबंध वृद्धि एवं विकास से है। तो मेरे प्यारे साथियों, किस ग्रंथि का संबंध वृद्धि एवं विकास से है? थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि या पैराथायराइड ग्रंथि। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब पीयूष ग्रंथि को वृद्धि एवं विकास ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इसी से स्रावित होता है, वृद्धि एवं विकास का हार्मोन स्रावित होता है। मेरे प्यारे साथियों, किसी भी कशेरुकी जंतु में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। कशेरुकी जंतु कहने का मतलब क्या हुआ कि जिनमें रीढ़ की हड्डी हो उन्हीं को कशेरुकी जंतु के नाम से या जीव के नाम से जाना जाता है। और 3 प्रकार की उसमें ग्रंथियां पाई जाती है। पहला जिसको कहते हैं बहिःस्रावी ग्रंथि, और दूसरा होता है जिसको कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, तीसरा होता है जिसको कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। मेरे प्यारे साथियों, किसी भी कशेरुकी जंतु में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, बहिःस्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित ग्रंथि। मेरे प्यारे साथियों, शरीर की ऐसी ग्रंथियां जिनके द्वारा स्रावित श्राव को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने के लिए नलिकाएं, मतलब इस तरह की नलिकाएं होती है, इसी के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक बहिःस्रावी ग्रंथियों के माध्यम से श्रवण होता है। और बहिःस्रावी ग्रंथि को मतलब एक्सोक्राइन, बहिःस्रावी ग्रंथि को यदि इंग्लिश में कहें तो एक्सोक्राइन ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड बहिःस्रावी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें एंजाइम का स्रवण होता है। याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन बात है कि बहिःस्रावी ग्रंथि से, किस ग्रंथि से? बहिःस्रावी ग्रंथि से मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड से एंजाइम का स्रवण होता है। नलिका युक्त ग्रंथि होती है, मतलब नलिकाओं के माध्यम से ही एंजाइमों का स्रवण होता है। बहिःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण कौन कौन है? तो श्वेत ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? श्वेत ग्रंथि। दूसरा कहें तो दुग्ध ग्रंथि। कौन? दुग्ध ग्रंथि। तीसरा कहें तो लार ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? लार ग्रंथि। और चौथा कहें तो श्लेष्म ग्रंथि। कौन? श्लेष्म ग्रंथि। और 5वां कहें तो अश्रु ग्रंथि। ये सारे के सारे ग्रंथियां जो है अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। श्वेत ग्रंथि, लार ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, श्लेष्म ग्रंथि और अश्रु ग्रंथि। ये सारे के सारे किस प्रकार की ग्रंथि का उदाहरण है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियां और अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है बहिःस्रावी ग्रंथियां और बहिःस्रावी ग्रंथियां से किसका स्रवण होता है? तो एंजाइम का स्रवण होता है। जरूर आप इसे याद रखें।
मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही कन्फ्यूजन इसमें होता है। और बहिस्रावी ग्रंथियां जो होता है नल का युक्त होता है, मतलब नली से युक्त होता है, नली के माध्यम से इसमें श्रवण होता है। दूसरी बात करें अंतःस्रावी ग्रंथि, और अंतःस्रावी ग्रंथि नल का विहीन होता है, मतलब ये बिना जो है नली का इसमें श्रवण होता है। डायरेक्ट जो है इससे जो भी हार्मोन श्रवण होता है, मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन का श्रवण होता है, बहिस्रावी ग्रंथियों से एंजाइम का श्रवण होता है। तो ये जरूर आप याद रखिए कि बहिस्रावी ग्रंथि से एंजाइम का श्रवण होगा, अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन का श्रवण होगा, और अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन का जो श्रवण होता है डायरेक्ट रुधिर संचरण में, कौन, रुधिर संचरण करने का मतलब रक्त में डायरेक्ट मिल जाता है और पूरे शरीर में फैल जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अंतःस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण कई उदाहरण हैं, कौन कौन, तो देखिए थायराइड ग्रंथि भी अंतःस्रावी ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि भी अंतःस्रावी ग्रंथि है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो मस्तिष्क में पाया जाता है। मस्तिष्क किस हड्डी में, तो स्फेनस, देखिए भूल रहे हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड मस्तिष्क के किस स्फेनस हड्डी में पाया जाता है ना। एड्रिनल ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, ये सारे के सारे जो है कौन सी ग्रंथि है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। और भी कहें तो अंतःस्रावी ग्रंथि थाइमस ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, ये सारे के सारे अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो बहिस्रावी ग्रंथि से एंजाइम का श्रवण होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन का श्रवण होता है, जरूर याद रखिए। आगे देखिए, तीसरा होता है जिसको कहते हैं मिश्रित ग्रंथि, मतलब मिक्स्ड ग्लैंड। और मिश्रित ग्रंथि के अंतर्गत अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि दोनों ही आता है। और अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार के ग्रंथि का उदाहरण कौन है, तो पैंक्रियाज कहें तो अग्नाशय। पैंक्रियाज जो है अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियों का उदाहरण है। चलिए इस प्रश्न से इतना ही, आगे बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किसको भारतीय जिम्नेशियम आंदोलन का पिता कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से किसको भारतीय जिम्नेशियम आंदोलन का पिता कहा जाता है, तो ये कहा जाता है किसको, स्वामी दयानंद सरस्वती को, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को, गुरु रामदास को, या मोहन राय को। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब होगा गुरु रामदास को। गुरु रामदास कौन थे, तो सिखों के चौथे गुरु थे। कौन से गुरु, सिखों के चौथे गुरु थे गुरु रामदास। सिखों के प्रथम गुरु कौन हुए, तो गुरु नानक। और सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास का कार्यकाल रहा था 1574 से लेकर के 1581 तक इनका कार्यकाल रहा। इन्होंने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को, मतलब अर्जुन देव इनका तीसरा पुत्र था, इन्होंने गुरुपद को सौंपा और गुरुपद को पैतृक बनाया। मेरे प्यारे साथियों, गुरु रामदास ने ही सर्वप्रथम अमृतसर जलाशय का निर्माण किया और अमृतसर नगर को भी बसाए। कौन बसाए, अमृतसर नगर को किसने बसाया, तो गुरु रामदास। गुरु रामदास कौन से गुरु थे, तो सिखों के चौथे गुरु थे। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक के द्वारा किया गया। गुरु रामदास के तीसरे पुत्र कौन थे, गुरु अर्जुन देव। और गुरु अर्जुन देव जो हैं सिखों के 5वें गुरु हुए जिन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी। चलिए आगे बात करते हैं। भारत में शतरंज किस मुगल बादशाह के शासनकाल में बहुत लोकप्रिय हुआ। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में, बाबर के, अकबर के, जहांगीर के, या शाहजहां के। तो मेरे प्यारे साथियों, शतरंज का खेल जहांगीर के शासनकाल में सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ। और जहांगीर का कार्यकाल कब से कब तक है, तो जहांगीर का कार्यकाल है 1605 से लेकर के 1627 तक इसका कार्यकाल रहा। 1605 से लेकर के 1627 तक। इसी के समय में सर्वप्रथम शतरंज जो है बहुत ही लोकप्रिय हुआ। आगे बात करें, ये मुगल बादशाह थे, सारे के सारे ये मुगल बादशाह हैं। और मुगल बादशाहों का क्रम आपको जरूर याद होना चाहिए, क्या है, तो हसीन मौस, बाहों में आजा सनम, बाहूं, हूँ नहीं, हो नहीं कहे, हूँ, बाहों में आजा, आजा, सनम, शनम, सनम, मतलब इसको याद रखें। बा से बाबर, हु से हुमायूं, आ से अकबर, ज से जहांगीर, स से शाहजहां, अ से औरंगजेब।
तो मेरे प्यारे साथियों, बाहों में आजा सनम जरूर याद रखिए, इसी के तहत सारे मुगल वंश याद हो जाएंगे सीरियली तरीके से। तो जहांगीर का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1605 से लेकर के 1627 तक। बाबर का कार्यकाल 1526 से लेकर के 1530 तक। अकबर का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो अकबर का कार्यकाल 1556 से लेकर के 1605 तक रहा। 1556 से लेकर के 1605 तक अकबर का कार्यकाल रहा। जहांगीर का कार्यकाल 1605 से 1627 और शाहजहां का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 1627 से लेकर के 1657 तक। चलिए आगे बात करते हैं। सिंधु नदी निम्न में से किसके बीच बहती है? काराकोरम और माउंट एवरेस्ट श्रेणी के बीच, जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच, कंचनजंगा और मकालू श्रेणी के बीच, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच जो है सिंधु नदी प्रवाहित होती है। चलिए इसको हम लोग फिगर से समझते हैं। यहाँ पर फिगर देख सकते हैं, कौन सा फिगर है? तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आपको शायद दिखाई नहीं पड़ रहा हो, भैगू है, थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है। तो ये है जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी इसको कहते हैं जास्कर श्रेणी, यहाँ से यहाँ ये है जास्कर श्रेणी। और ये जो है जास्कर श्रेणी और ऊपर वाले जो है इसको कहते हैं लद्दाख श्रेणी। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से ये सिंधु नदी देखिए, यहाँ से ये जो है ये सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील से है। यहीं से सिंधु नदी निकल करके बहती है, सतत बहती हुई जाती है। और ये सिंधु नदी लद्दाख देखिए, ये है लद्दाख श्रेणी, लद्दाख, और इधर नीचे में है जास्कर श्रेणी। तो लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच सिंधु नदी प्रवाहित होती है। मेरे प्यारे साथियों, जरूर आप याद रखिए, बहुत ही मोस्ट और लाजवाब प्रश्न है, दुलारा और प्यारा प्रश्न है। चलिए आगे कहते हैं, हिमालय की सबसे बाहरी एवं दक्षिणी श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय के सबसे बाहरी एवं दक्षिणी श्रृंखला को किस नाम से? शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय, तिब्बत हिमालय या कश्मीर हिमालय? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा शिवालिक हिमालय के नाम से। शिवालिक हिमालय के नाम से हिमालय के सबसे बाहरी एवं दक्षिणी श्रृंखला को जाना जाता है। चलिए इसे नक्शा से, इसके मैप से समझते हैं। भारत का भौतिक यहाँ पर विस्तार है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये नीचे वाला यहाँ से यहाँ तक जो आपको दिखाई पड़ रही है, ये शिवालिक हिमालय है। कौन सा हिमालय है? शिवालिक हिमालय है। और बीच में जो ये दिख रही है आपको, ये मध्य हिमालय या लघु हिमालय, ये लघु हिमालय या मध्य हिमालय है। ये है दूसरा हिमालय बीच का, इसको कहते हैं। ये सतत जो है कहीं कटा फटा नहीं है, ये जो है सतत यहाँ से हिमाचल प्रदेश से लेकर के ये अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। इसे ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री या बृहत हिमालय या महान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ये है पारे हिमालय, मतलब ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय कहने का मतलब तिब्बत हिमालय या पारी हिमालय या ट्रांस हिमालय, हिमालय के पार, मतलब महान हिमालय के पार के हिमालय को ट्रांस हिमालय या पारी हिमालय के नाम से जाना जाता है। महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच कौन सा हिमालय स्थित है? तो मध्य एवं लघु हिमालय। और शिवालिक हिमालय जो है हिमालय का सबसे बाहरी और दक्षिणी भाग है। तो इसे जरूर याद रखिए मेरे प्यारे साथियों। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको मिल गया होगा कि हिमालय की सबसे बाहरी एवं दक्षिणी श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है शिवालिक हिमालय के नाम से। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है हॉकी को पहली बार किस ओलंपिक खेल में सम्मिलित किया गया? तो मेरे प्यारे साथियों, हॉकी को पहली बार 1908 के लंदन ओलंपिक में, कब? 1908 के लंदन ओलंपिक में शामिल किया गया था। भारत को पहली बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक कब मिला था? तो भारत को पहली बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक 1928 एम्स्टर्डम के ओलंपिक में मिला था। चलिए अगला प्रश्न कहता है हॉकी खेल के मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई कितनी है? तो मेरे प्यारे साथियों, हॉकी खेल के मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई कितनी है? तो 100 गज इसकी लंबाई है, 100 गज लंबाई है। और चौड़ाई कितनी है? 60 गज। तो ये तो थे मेरे प्यारे साथियों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 10 स्टैटिक जीके, जो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको कहीं ना कहीं बहुत ही फ़ायदा पहुंचाएंगे।
यदि आपको पसंद आया हो, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही मेहनत लगता है आपके लिए इस तरह के प्रश्न लेकर आने में, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, इतना ज़रूर आप कृपा चैनल पर बरसाइए। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। थैंक्स, ए लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आज के लिए इतना ही, चलिए धन्यवाद।